आज हम बात करेंगे फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, जिसमें हम थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड persona which means mask। मतलब ओरिजिनली जो वर्ड पर्सनालिटी का आया था, इट केम फ्रॉम दिस टर्म persona and which means mask। that means how do we appear to others। now जो पर्सनालिटी की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है विच वॉज गिवन बाय एल्पोर्ट, विच इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychophysical systems that determine his or her unique adjustment with the environment। Alport के according personality जो होती है, it is not what you become but the process of becoming। जो पर्सनालिटी होती है, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। तो इसमें 3 टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि पर्सनालिटी इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। मतलब ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स। दैट मीन्स यहाँ पर साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड दैट डिटरमाइन हिज और हर यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। हर इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है वो यूनिकली एडजस्ट होती है। एंड पर्सनालिटी इज नॉट व्हाट यू बिकम बट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, उसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, कुछ बेसिक फाउंडेशन है। सो नंबर 1 इज human beings are closed energy systems। The major force of human beings is seeking pleasure, that is hedonism। हेडोनिज्म क्या होता है कि जो मेजर मोटिव है ह्यूमन बींग्स का, जो मेन पर्पस है, जो मेजर फोर्स है, वो है सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। उस कंसेप्ट को बोलते हैं हेडोनिज्म। याद रखें, जब भी हेडोनिज्म के बारे में बात आए तो जेरेमी बेंथाम, इस नाम को हमेशा याद रखना है, बिकॉज जेरेमी बेंथाम वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ हेडोनिज्म। और हेडोनिज्म के कंसेप्ट के ऊपर हमारी फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड है। द सेकेंड पोस्टुलेट इज ह्यूमन बींग्स स्ट्राइव टू अराइव एट एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बैलेंस, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे हैव दिस कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग to arrive at and maintain a balance, homeostasis, equilibrium। Homeostasis was the term which was firstly coined by Walter Cannon। ये हमें याद रखना है कि कैनन ने होम्योस्टेसिस की टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था। द बेसिक प्रेमाइस ऑफ फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज साइकिक डिटर्मिनिज्म। इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड है। सो बेसिकली साइकिक डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द फोर्सेस इन द अनकॉन्शियस ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल, नो फ्री विल। जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, वो सब कौन गवर्न कर रहा है? हमारा अनकॉन्शियस गवर्न कर रहा है। अनदर पॉइंट इज फ्रॉइड फोकस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जो हमारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द एडल्ट पर्सनैलिटी। द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड में कुछ सब थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 सब थ्योरीज को डिटेल में टच करेंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एंग्जाइटी, डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स की। फ्रॉइड डिफाइंड इंस्टिंक्ट्स एज इंटरनल एपिटेटिव sources of behavior rooted in the unconscious। Instincts are the forces that take us towards our goal and largely govern our behavior। Again, हमने बात करी थी अनकॉन्शियस की। जो बेसिक प्रेमाइस था साइकिक डिटर्मिनिज्म वाज कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस के थ्रू गवर्न होता है। तो यहाँ पर जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में रूटेड हैं,
विच आर द इंटरनल एपिडेटिव सोर्सेज ऑफ आर बिहेवियर, ये हमें अपने गोल तक लेके जाते हैं और यही इंस्टिंक्ट्स हमारे बिहेवियर को लार्जली गवर्न करते हैं. Instinctual drives are initiated when the bodily needs motivate people to seek gratifications. Once the needs are gratified, equilibrium is obtained. Instincts are not inherited predispositions. याद रखें, instincts जो होते हैं वो हमारे inherited patterns नहीं होते, inherited predispositions नहीं होते. Rather, they have their source in bodily stimulations. The goal is to remove this stimulation by an appropriate behavior. There are 4 characteristics of instincts. Number 1 is source. The source of instincts is the bodily deficit. मतलब body में कोई need है, कोई deficit है, वो हमारे instincts का source हो गया. The aim of instinct is gratification of need. हमारा aim है उस bodily deficit की, उस need को gratify करना. Impetus जो होता है, it is the energy that propels, that motivates the person to act. And the object, lastly जो object होता है, अब ये object कोई भी thing हो सकती है, कोई person हो सकता है, कोई event हो सकता है, through which the instinct achieves its aim. Aim क्या था? Gratification. ठीक है? So सबसे पहले source आ गया, which is in the bodily deficits. Aim क्या है? Gratification of those needs. Impetus क्या है? Energy that propels the person to act. And object finally is the thing or a person or an event through which the instinct achieves its aim. There are 2 types of instincts according to Freud theory of personality. Number 1 is eros and number 2 is thanatos. जो eros होता है वो life instincts होती हैं and जो thanatos होते हैं वो हमारे death instincts होती हैं. Basically जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इरोस है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव स्ट्राइविंग्स. जितना भी हमारा क्रिएटिव बिहेवियर है, एस्थेटिक बिहेवियर है, वो सब कुछ हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनके लिए. एंड दे फैसिलिटेट सेल्फ प्रिजर्वेशन, सर्वाइवल. ओके. एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारा थैनेटॉस है, मतलब डेथ इंस्टिंक्ट्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. According to this theory, the ultimate goal of life is death. And life instincts only work to delay that goal. इसमें ये कहा जा रहा है जो ultimate goal of life होता है हमारा वो है death, and the life instincts only work to delay that goal. But death instincts take us nearer to that goal. अब इन points की वजह से ही जो हमारी फ्रॉइड की थ्योरी है उसे हम बहुत ही pessimistic थ्योरी कहते हैं. So basically death instincts talks about destruction and aggression, and life instincts talks about self-preservation, survival. So the form of energy through which life instincts are manifested, expressed, उसको हम कहेंगे libido. Similarly, the force that guides thanatos, मतलब जो form of energy through which the death instincts are manifested, उसको हम बोलेंगे mortido. Freud initially limited libido to sex-oriented activities only, but later he insisted that it can be anything that brings प्लेजरेबल ग्रेटिफिकेशन. पहले तो फ्रॉइड की थ्योरी ने जो लिबिडो की बात करी थी वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज को रिलेट करके कही थी, बट लेटर ही सेड दैट इट कुड बी एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अ प्लेजरेबल ग्रेटिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, इंस्टिंक्ट्स आर लाइक अलॉयज. अलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ सम एलिमेंट्स, है ना. तो इन अदर वर्ड्स हमारा जो बिहेवियर होता है it has a mixture of life instincts and death instincts. Now, what kind of behavior a person will demonstrate? It will totally depend on whether life instincts are at an upper hand or death instincts are at an upper hand. तो हमारी जो instincts हो गई वही हमारे behavior को govern करती है. Instinctual energy seeks gratification through an object. ये हमने पहले बात करी थी कि जो हमारा aim है वो है to seek gratification through an object. इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैथेक्सिस. मतलब हमने अपनी एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में इतनी फोकस कर ली है टू अचीव ग्रेटिफिकेशन, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कैथेक्सिस. फॉर एग्जाम्पल, माउथ सीक्स ग्रेटिफिकेशन. फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा माउथ है वो ग्रेटिफिकेशन सीक कर रहा है बाय प्लेइंग माउथ ऑर्गन. 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस: अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस. Unconscious processes play the most important role in determining the behavior. They exert an influence on one's feelings, thoughts, and actions.
मतलब सब कुछ हमारा अनकॉन्शियस कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को, थॉट्स को, एक्शंस को, बिहेवियर को डिटरमाइन करता है. बट नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, unconscious content can never be recovered in the state of consciousness in its original form. जो हमारा अनकॉन्शियस ओरिजिनल कंटेंट होता है वो कभी भी कॉन्शियस स्टेट में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता अपनी ओरिजिनल फॉर्म में. इट कैन ओनली बी रिवील्ड थ्रू पैराप्रैक्सिस. पैराप्रैक्सिस मतलब स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, मतलब वो हमेशा मैनिफेस्टेड फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा. ड्रीम्स प्रोवाइड द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस माइंड. फ्रॉइड गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ड्रीम्स बिकॉज जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस कंटेंट को हमें दिखाते हैं, बट ओनली इन मैनिफेस्टेड फॉर्म, या फिर हम ये कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म. सो सेक्शुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस, जो भी हमारे अंदर रॉ अर्जेस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, दे आर पुश्ड इनटू अनकॉन्शियस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेशन. Repression removes these impulses from the conscious mind, but they continue to push for their release into the conscious mind and thereby putting conscious mind under severe threats and anxiety. Repression जो है हमारे impulses को conscious mind से unconscious तक ले तो जाता है, लेकिन वो instincts जो होते हैं, वो urges जो होते हैं, वो हमेशा conscious mind के ऊपर pressure put करता रहता है. यहीं से हमारे डिफेंस मैकेनिज्म और एंजाइटी की थ्योरी आएगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जो हमारा लेटेंट कंटेंट है, लेटेंट कंटेंट होता है हमारा ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कंटेंट को हम बोलेंगे मैनिफेस्टेड कंटेंट. तो लेटेंट कंटेंट दैट इज इन ओरिजिनल फॉर्म हैज टू बी मैनिफेस्टेड एज मैनिफेस्टेड कंटेंट. सेंसर विल अलाउ फॉर इट्स एक्सप्रेशन ओनली इन मैनिफेस्टेड फॉर्म, मतलब उसको चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके हमें दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई स्ट्रेंज ड्रीम आया तो वो मैनिफेस्टेड फॉर्म है एंड द पर्सन इज अवेकन इमीडिएटली, हमारी इमीडिएटली नींद खुल गई. इसका मतलब फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ने ये कहा कि जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो गया एंड इट स्टॉप्ड द पर्सन टू सी दैट ड्रीम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. मतलब हमें वो ओरिजिनल फॉर्म में उस ड्रीम को ना दिखाने के लिए हमारी नींद जो है सेंसर ने खोल दी. नाउ जो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड होता है, ये प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है, इट कैन बी रिकवर्ड इन कॉन्शियस विद सम रिफ्लेक्शन एंड थॉट. जो प्री कॉन्शियस कंटेंट है, मतलब अनकॉन्शियस का मैनिफेस्टेड फॉर्म, इट कैन बी रिकवर्ड इन कॉन्शियस बट ओनली थ्रू सम रिफ्लेक्शन, ओनली थ्रू सम थॉट एंड एफर्ट. So unconscious can never be recovered in the conscious state in original form, and pre-conscious can be recovered in conscious only by some effort. अगर हम conscious की बात करें तो फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में कॉन्शियस लेवल ऑफ पर्सनालिटी, जो कॉन्शियस लेवल है, उसको सबसे कम वैल्यू दी है. इट हैज़ बीन गिवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग स्टेटस बाय फ्रॉइड. जो भी एलिमेंट्स हैं हमारी अवेयरनेस में, जो भी कंटेंट है हमारे माइंड में विच इज़ इन टच विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग स्टेटस मिला है फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करी हुई है. किस तरीके से ये तीन प्रोसेसेस, ये तीन स्ट्रक्चर्स हमारी पूरी पर्सनालिटी को गवर्न करते हैं. इड मीन्स इट विच इज इम्पर्सनल. इम्पर्सनल मतलब देर इज नो ओनरशिप, इट इज नॉट येट ओन्ड, सो देर इज नो फ्री विल एंड इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल. रिजर्वॉयर ऑफ बायोलॉजिकल अर्जेस, जो भी हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी हमारी बायोलॉजिकल सेक्सुअल अर्जेस हैं, रॉ अर्जेस हैं, उनका रिजर्वॉयर है हमारा इड. एंड इट वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसको इंस्टेंटली प्लेजर चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और जो भी उसकी एनर्जी होती है वो ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट से आ रही है, अर्जेस से आ रही है. नाउ इड हैज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी. वो पूरा का पूरा हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, बायोलॉजिकल अर्जेस पे काम करता है, तो रियलिटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है. It is amoral. Now remember, amoral is different from immoral. Id is amoral. That means without morals. And immoral का मतलब होता है against morals. So it is primitive, it is irrational, it is chaotic, and it is all unconscious. Freud theory is supremely id-centric. Now, what is ego? Ego को हम relate कर सकते हैं I के साथ, which means now the ownership has come.
Ego is based on reality principle. It is the balancer of id and superego. Ego is the only area of personality which has interaction with all three levels of consciousness. इसको हम next diagram में बहुत easily समझ जाएंगे. Also, ego has no energy of its own. Ego के पास अपनी कोई energy नहीं है. It derives its energy from it. So we can say that it is the extension of it and it is always on the mercy of it. और यही प्रॉब्लम हमारी फ्रॉइड थ्योरी है बिकॉज इट इज सो इड सेंट्रिक कि ईगो को बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दी गई है. ठीक है, सो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम विद फ्रॉइड थ्योरी कि जो ईगो है उसकी एनर्जी भी इड से ही आती है. इट इज वर्किंग ऑन द मर्सी ऑफ इड. ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म्स टू रिड्यूस द एंजाइटी विच इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेशर पुट बाय इट. हमने इड की बात करी थी, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगता है, प्लेजर मांगता है. सो जो भी प्रेशर आ रहा है इड का ईगो के ऊपर, उसको डील करने के लिए जो ईगो है वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है उस एंजाइटी को कम करने के लिए. लास्टली ईगो टॉक्स अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन. इड बात कर रहा था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, ईगो बात करता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपर ईगो विच इज अबव आई. अब ये भी एक्सट्रीमिस्ट कंसेप्ट है कि यहाँ पर एक मॉरल एंड एथिकल प्रोविंस ऑफ पर्सनालिटी है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है. अगेन लाइक ईगो इट हैज नो एनर्जी ऑफ इट्स ओन. इसकी जो एनर्जी है सुपर ईगो की वो ईगो से आती है. सो इन अदर वर्ड्स एक तरीके से इड का ही एक्सटेंशन है सुपर ईगो, क्योंकि ईगो की एनर्जी कहाँ से आ रही थी, इड से आ रही थी. सुपर ईगो कंसिस्ट्स ऑफ ईगो आइडियल एंड कॉन्शियस. ईगो आइडियल का मतलब हुआ कि जो भी हमारी सोसाइटी ने हमें गोल्स दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं, नोशंस दे रखे हैं, उनको फॉलो करना. और कॉन्शियस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करना जिससे पनिशमेंट एसोसिएटेड हो. सो सुपर ईगो में ये दो कंसेप्ट्स आते हैं. इस डायग्राम के थ्रू हम ये देखेंगे जो इड है इट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस और सबसे बड़ा पार्ट हमारी पर्सनालिटी का इड है, मतलब अनकॉन्शियस है. ईगो हैज कॉन्टैक्ट विद ऑल थ्री लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी, conscious भी, pre-conscious भी, and to some extent unconscious भी. So ego is the only area of personality which has a contact with all three levels of consciousness. Super ego is also largely unconscious, some pre-conscious and a little conscious. So this is the structure of personality in relation with levels of consciousness. बाकी सब theories हम next video में discuss करेंगे. For more videos, keep watching Psychodesk Education, entering the new era of learning.